नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में गारंटीकृत समयबद्ध जमा बीमा भुगतान कार्यक्रम में कहा, जमाकर्ताओं को कई वर्षों से फंसा हुआ 1300 करोड़ रुपए पिछले कुछ दिनों में वापस मिला। प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करेंगे। परिसर में 23 नए भवन श्रद्धालुओं को कई सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के डिब्रूगढ़ क्षेत्रीय केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वजीत बोडका-टोकी ने 2 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली किट तैयार की। अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार के खिलाफ कल एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। अमेरिका के कई राज्यों में विनाशकारी तूफान के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। एशियाई नौकायन चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण 4 रजत सहित 6 पदक जीते। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं अतहर सईद। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 1 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को उनका वर्षों से फंसा हुआ पैसा पिछले कुछ दिनों में मिल गया है। ये राशि 1300 करोड़ रुपए से अधिक है। नई दिल्ली में जमाकर्ता प्रथम 5 लाख रुपए तक गारंटीकृत समयबद्ध जमा बीमा भुगतान समारोह में श्री मोदी ने कहा कि जमाकर्ता प्रथम की भावना बहुत ही सार्थक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी देश समस्याओं से तभी बच सकता है जब वो समय पर उनका समाधान कर दे। उन्होंने कहा कि पहले समस्याओं को टालने का चलन था, लेकिन आज का नया भारत समस्याओं का समाधान करता है, उन्हें टालता नहीं है। श्री मोदी ने बताया कि भारत में बैंक जमा के लिए बीमा प्रणाली वर्ष 1960 में आ गई थी। पहले बैंक में जमा राशि में से केवल 50,000 रुपए वापसी की गारंटी होती थी, जो बाद में 1 लाख रुपए हो गई। इस राशि की वापसी की कोई समय सीमा नहीं थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की चिंताओं को समझते हुए सरकार ने ये राशि 5 लाख रुपए तक बढ़ा दी है। गरीब की चिंता को समझते हुए, मध्यम वर्ग की चिंता को समझते हुए हमने इस राशि को 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया। यानी आज की तारीख में कोई भी बैंक संकट में आता है तो डिपोजिटर्स को, जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक तो जरूर वापस मिलेगा। पहले जहां पैसा वापसी की कोई समय सीमा नहीं थी, अब हमारी सरकार ने इसे 90 डेज 90 दिन यानी कि 3 महीने के भीतर ये करना ही होगा, ये कानूनन तय कर लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की समृद्धि में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है और बैंकों की समृद्धि के लिए ये समान रूप से आवश्यक है कि जमाकर्ताओं का धन सुरक्षित रहे। आज देश के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा डिपोजिटर्स को बरसों से फंसा हुआ उनका पैसा उनके खाते में जमा हो गया है और ये राशि करीब करीब 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आज 3 लाख और ऐसे डिपोजिटर्स को बैंकों में फंसा उनका पैसा उनके खाते में जमा होने वाला है, पैसा उनको मिलने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे बहुत से सुधार किए गए हैं जिनसे पिछले 100 वर्ष की सबसे बड़ी आपदा के दौरान भी भारतीय बैंक प्रणाली सुचारू रूप से चलती रही है। उन्होंने कहा कि जब विकसित देश अपने नागरिकों को मदद देने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब भारत समाज के प्रत्येक तबके को तेजी से सहायता उपलब्ध करा रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बीमा, बैंक ऋण और वित्तीय सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए गए हैं, जिससे ये गरीब, महिला, रेहड़ी पटरी दुकानदारों और छोटे किसानों तक पहुंच सके।
उन्होंने कहा कि जन धन योजना के तहत खोले गए करोड़ों बैंक खातों में से आधे से अधिक महिलाओं के हैं। उन्होंने कहा कि इन खातों से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। ये हाल में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से भी साबित हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जमाकर्ताओं के प्रति प्रतिबद्धताएं दिखाई हैं। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आज का दिन जमाकर्ताओं और देश के बैंकिंग इतिहास में महत्वपूर्ण है। We have shown a commitment to the depositors. Depositors and their interest has been kept high on the agenda. It is shown in various different forms. One was to restore the health of the banks through the 4R principles, where depositors' interests have been kept in mind, taxpayers' interest has been kept in mind, and as a result today the public sector banks' health has so improved that today they are able to raise money on their own in the markets. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण में नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस परिसर का निर्माण करीब 339 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। परियोजना के पहले चरण में कुल 23 भवन बनाए गए हैं। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें यात्री सुविधा केंद्र, मुमुक्षु भवन, भोगशाला, संग्रहालय, देखने वाली दीर्घा, रेस्तरां और अन्य कई तरह की सेवाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री की काफी समय से ये इच्छा थी कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को भीड़ भाड़ वाली गलियों और आसपास के इलाके से होने वाली दिक्कतों से छुटकारा दिलाया जा सके। इससे वो आसानी से गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगा सकेंगे और गंगा जल लाकर मंदिर में चढ़ा सकेंगे। श्री मोदी की इस इच्छा को श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के रूप में मूर्त रूप दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस परियोजना के तहत गंगा नदी से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक आसान पहुंच के लिए एक गलियारा भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ गलियारे की आधारशिला मार्च 2019 में रखी थी और ये पूरी परियोजना रिकॉर्ड 33 महीनों में बनकर तैयार है। गलियारा बनाने का उद्देश्य मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुख्य मार्ग को सुगम बनाना और मंदिर को भव्य स्वरूप देना था। ये गलियारा प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा के 2 घाटों से सीधे जोड़ता है। इस गलियारे का निर्माण 5000 हेक्टेयर में किया गया है और इस पूरी परियोजना पर 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आई है। कल होने वाले लोकार्पण समारोह को दिव्य काशी भव्य काशी का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 2 दिन सोमवार और मंगलवार को आयोजित होने वाले कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए काशी में दिवाली जैसे उत्सव की तैयारी है। आदित्य शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। प्रधानमंत्री ने सभी से कल के कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे काशी की आध्यात्मिक ऊर्जा में अपार वृद्धि होगी। श्री मोदी ने कहा है कि कल एक ऐतिहासिक दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि रक्षा प्रमुख के पद का गठन और सैन्य मामलों का विभाग बनाया जाना कुछ ऐसे सुधार हैं जो सशस्त्र बलों के भविष्य की जरूरतों को पूरा करेंगे। श्री सिंह ने कहा कि रक्षा खरीद से लेकर रक्षा उपकरणों के उत्पादन तक सभी स्तर पर सुरक्षा बलों को अधिक सक्षम, कुशल और आत्मनिर्भर बनाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री आज दिल्ली में इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय पर्व के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। यह पर्व भारतीय सेनाओं की उस शानदार विजय के उपलक्ष्य में है जिसने दक्षिण एशिया के इतिहास और भूगोल दोनों को बदल दिया। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना ने जिस अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, वो हर एक भारतवासी के लिए एक अत्यंत गर्व का विषय रहा है। यह विजय पर्व देश की सेनाओं के प्रति हर भारतवासी के मन में एक सम्मान का भी पर्व है। 2 दिवसीय स्वर्णिम पर्व 1971 के युद्ध में भारत को मिली ऐतिहासिक जीत और भारत तथा बांग्लादेश की मित्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1971 का युद्ध 20वीं सदी के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद और अन्य भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देकर हमारे देश की शांति भंग करना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की नापाक योजना को विफल कर दिया था। यह युद्ध केवल पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नहीं था, बल्कि अत्याचार और अन्याय के खिलाफ था। यह विजय केवल भारत की पाकिस्तान पर जीत भर नहीं थी, बल्कि यह न्याय की अन्याय पर,
सदाचार की दुराचार पर जीत थी। रक्षा मंत्री ने 1971 के युद्ध में मिली जीत को भारत जैसे देश के लोगों की मानवता और सार्वभौमिक भाईचारे की भावना का प्रतीक बताया। जब कभी भी 1971 के युद्ध की बात होती है तो उसमें एक दो चीजें हमेशा प्रमुख रूप से हमारे सामने आती हैं। वह है भारतीयों की मानवता और विश्व बंधुत्व की भावना। संपूर्ण पृथ्वी, जिसमें केवल मानव ही नहीं बल्कि जीव जंतु भी शामिल हैं, सभी उसके अंतर्गत आते हैं। सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला इस विश्व में अकेला कोई देश है, ये हमारा आपका देश, ये हमारा भारत है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बांग्लादेश मुक्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। इसके तहत त्रिपुरा के अगरतला में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर आज बांग्लादेश के सहयोग से एक संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुशांत चौधरी ने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के भारत पाकिस्तान युद्ध में बीएसएफ के योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अपनी सामरिक स्थिति के कारण त्रिपुरा के लोगों ने इस युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर बिस्वजीत बोडकोटोकी के नेतृत्व में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र डिब्रूगढ़ ने एक ऐसी किट तैयार की है जो 2 घंटे के भीतर ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगा लेती है। ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि वर्तमान में वेरिएंट का पता लगाने में लक्षित सीक्वेंसिंग के लिए न्यूनतम 36 घंटे और संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 4 से 5 दिन लगते हैं। आंतरिक पुष्टि से पता चला है कि परीक्षण 100% सटीक है। केरल में आज ओमिक्रॉन का पहला मरीज सामने आया है। कोच्चि में एक व्यक्ति कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। ये व्यक्ति 6 दिसंबर को इतिहाद एयरवेज की उड़ान से इंग्लैंड से अबुधाबी होते हुए केरल पहुंचा था। इस व्यक्ति की पत्नी और मां भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई हैं। इन सभी को अलग रखा गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 132 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 89 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। इस दौरान 8,464 कोविड रोगी ठीक हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 98.36% है। कल कोविड के 7,774 नए मरीजों का पता चला। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम में नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर एनएन माथुर श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम। राष्ट्र प्रथम का ये मंत्र है देश की ताकत। सबके प्रयास से बढ़ता है देश का सामर्थ्य। देश की प्रगति को मिले नई गति, नई शक्ति। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2021 तक अवश्य जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट या फिर वो व्यक्ति जिनकी टीडीएस, टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनको एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। अधिक जानकारी और टैक्स जमा करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में गारंटीकृत समयबद्ध जमा बीमा भुगतान कार्यक्रम में कहा, जमाकर्ताओं को कई वर्षों से फंसे हुए 1300 करोड़ रुपए पिछले कुछ दिनों में वापस मिले। प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करेंगे। परिसर में 23 नए भवन श्रद्धालुओं को कई सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के डिब्रूगढ़ क्षेत्रीय केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर बिस्वजीत बोडकाटोकी ने 2 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली किट तैयार की। अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार के खिलाफ कल एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। अमेरिका के कई राज्यों में विनाशकारी तूफान के बाद राहत और बचाव कार्य जारी और एशियाई नौकायन चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 4 रजत सहित 6 पदक जीते। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी और बेटियों ने भी दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर के शवदाह में उन्हें श्रद्धांजलि दी। थल सेना प्रमुख MM नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार तथा अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने भी लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं को प्रशासनिक भाषा बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं से भारतीय भाषाओं का संरक्षण करने और शोध को इस प्रकार आगे ले जाने को कहा जिससे संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण हो सके। हैदराबाद में पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालय के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय की सेवाओं की सराहना की। देश में ये दूसरा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना भाषा का संरक्षण और शोध करने के उद्देश्य से की गई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वैश्वीकरण के मद्देनजर संस्कृति और परंपराएं समुदायों की पहचान बनेगी। श्री वेंकैया नायडू ने विश्वविद्यालयों का आह्वान किया कि वे भाषा, संस्कृति, परंपराओं और कला का संरक्षण करें तथा शोध जारी रखें। उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा के बारे में लोगों में हीनता की भावना आना खतरनाक है। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI समेत इस तरह के अन्य जांच संस्थानों को बनाए रखने और उनका संरक्षण तथा उन्हें मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में कहा कि सरकार भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं, पारदर्शिता और नागरिक केंद्रित मंत्रों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वैचारिक मतभेदों के बावजूद ये सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि CBI जैसे संस्थानों को मजबूत किया जाए। ऐसे संस्थान समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लक्ष्य हासिल करने में देश की मदद करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि CBI को जांच करने की आम सहमति वापस लेने वाले राज्यों को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार की स्थिति में सहायता के लिए कल से एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की जाने वाली इस हेल्पलाइन का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। 24 घंटे काम करने वाली इस टोल फ्री हेल्पलाइन का नंबर है 14566। ये सेवा हिंदी, अंग्रेजी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। बिहार में पंचायत चुनावों के 11वें और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। 62% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य के किसी हिस्से से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। इस चरण में बक्सर, नालंदा और दरभंगा सहित 20 जिलों से अधिक के 38 प्रखंडों में वोट डाले गए। राज्य में पंचायत चुनावों में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतगणना इस महीने की 14 और 15 तारीख को होगी। कांग्रेस ने आज राजस्थान के जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम में महंगाई हटाओ महारैली का आयोजन किया। महारैली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने हिस्सा लिया। श्री गांधी ने कहा कि इस रैली का मुख्य मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में देश में महंगाई और बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। रैली पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सत्ता में आने पर 10 दिन के भीतर किसानों के ऋण माफ करने का वायदा किया था। राजस्थान के किसान इस वायदे को पूरा करने का इंतजार कर रहे हैं।
आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT की ओर से अगले वर्ष जनवरी में सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम शीर्षक से सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम स्टार्टअप इंडिया पहल की 6ठी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। DPIIT के सचिव अनुराग जैन ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में इन कार्यक्रमों की समीक्षा की। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य देश भर के स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों, नीति निर्माताओं और अन्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को एक मंच पर लाना है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। हम आकाशवाणी से रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी पा तोगन नेंगमिंजा संगमा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 12 दिसंबर 1872 को शहीद हुए थे। गारो जनजाति के नेता तोगन का नाम मेघालय के शिलंग में शहीद स्मारक में अमर है। 1862 में अंग्रेज मेघालय की गारो पहाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे तो उन्हें स्थानीय जनजातियों के विरोध का सामना करना पड़ा। गारो योद्धा पा तोगन नेंगमिंजा ने ब्रिटिश सेना की छत्रछाया में आने से मना कर दिया, जो उनकी मातृभूमि पर कब्जा करना चाहते थे। दिसंबर 1872 में ब्रिटिश सैनिकों ने गारो हिल्स में माचा रोंकरे गांव में शिविर बनाया। पा तोगन और उनके गारो योद्धाओं ने अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया। इस हमले से भौचक्की ब्रिटिश सेना कुछ समय बाद एकजुट हुई और कड़ा प्रतिकार किया। गारो योद्धा अंतिम सांस तक लड़े, लेकिन गारो योद्धाओं की तलवारों और बर्छों तथा ब्रिटिश बंदूकों के बीच कोई मुकाबला था ही नहीं। पो तोगन नेंगमिंजा युद्ध में गोली लगने के कारण शहीद हो गए। महान गारो योद्धा और नेता को हमारा शत-शत नमन। बापू का सपना सुनहरा साकार कइल जाए हमन मिलके। आज हम स्वाधीनता सेनानी, समाज सुधारक और दार्शनिक बाबा राघव दास को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1896 को हुआ था। उन्नीस 1921 में महात्मा गांधी गोरखपुर आए, तब बाबा राघव दास ने उनसे मुलाकात की और स्वतंत्रता के लिए उनके कार्यों और गरीबों और वंचित वर्गों के लोगों की सेवा से बहुत प्रभावित हुए। बाद में दांडी मार्च के दौरान बाबा भी गांधी जी के साथ रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बाबा राघव दास को कई बार जेल जाना पड़ा। सबसे पहले 1921 में उन्हें कारावास हुई। 12 में राघव दास का आश्रम स्वतंत्रता से संबंधित गतिविधियों का केंद्र था। वे राम प्रसाद बिस्मिल के नजदीकी माने जाते थे। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के बाद बाबा राघव दास ने आश्रम में उनका स्मारक बनवाया। स्वतंत्रता के उपरांत बाबा राघव दास ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने देवरिया, बरहज और कुशीनगर में कई शिक्षण संस्थाएं शुरू की। 15 जनवरी 1958 को महान संत और दार्शनिक बाबा राघव दास का निधन हो गया। वंदनालु वंदनालु राम वीर भारती पुत्रुल विजय गाथरा।
आज हम स्वाधीनता सेनानी कोंडा वेंकट रंगा रेड्डी को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1890 को हुआ था। वे केवी रंगा रेड्डी के नाम से भी लोकप्रिय रहे। उन्होंने हैदराबाद में निजाम के रजाकारों से भी लड़ाई लड़ी। हैदराबाद के भारत में विलय के बाद रेड्डी 1959 में आंध्र प्रदेश के राजस्व मंत्री और 1961 में उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने तेलंगाना आंदोलन में भी भाग लिया और उनके सम्मान में तेलंगाना में एक जिले का नाम रखा। आज हम स्वाधीनता सेनानी बाबू गेनू सैद को भी स्मरण कर रहे हैं। गेनू बम्बई की एक मिल में मजदूर थे। वे महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन की भावना से बहुत प्रभावित हुए। 12 दिसंबर 1930 को मैनचेस्टर का कपड़ा व्यापारी जॉर्ज फ्रेजियर फोर्ट रीजन में अपनी दुकान से विदेश में बने कपड़े बम्बई बंदरगाह ले जा रहा था। कलभा देवी रोड पर भांगवाड़ी के निकट बाबू गेनू ट्रक के सामने खड़े हो गए और महात्मा गांधी के सम्मान में नारे लगाने लगे। पुलिस अधिकारी ने ट्रक चालक को आदेश दिया कि ट्रक बाबू गेनू पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन ट्रक चालक भारतीय था और उसने गाड़ी आगे बढ़ाने से मना कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश पुलिस अधिकारी खुद ट्रक चलाने लगा और बाबू गेनू पर ट्रक चढ़ा दिया। ट्रक से कुचलने पर बाबू गेनू की मृत्यु हो गई। इससे पूरे बम्बई में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हड़ताल हुई और विरोध प्रदर्शन भी हुए। शहीद बाबू गेनू को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। अमेरिका में शक्तिशाली तूफानों से प्रभावित प्रांतों में ध्वस्त हुए कई भवनों में जीवित लोगों की तलाश जारी है। इन तूफानों में कम से कम 100 लोगों के मरने की आशंका जताई गई है। कई लोग लापता हैं और कई शहर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। शुक्रवार को अमेरिका के 6 राज्यों केंटकी, अरकासास, टेनेसी, मिसूरी और इलिनॉय में तकरीबन 30 तूफान आए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सर्वाधिक प्रभावित केंटकी में आपदा घोषित की है। थाईलैंड में एशियाई नौकायन चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 4 रजत सहित कुल 6 पदक जीत लिए हैं। अरविंद सिंह ने लाइट वेट पुरुष सिंगल स्कल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने आज 3 रजत पदक हासिल किए। कल भारत ने 1 स्वर्ण और 1 रजत जीता था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत और बी साई प्रणीत आज पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पहले दौर में बाई मिलने के कारण अगले दौर में पहुंच गई हैं। महिला डबल्स में पूजा डांडू और संजना संतोष आज अपने पहले दौर का मुकाबला खेलेंगी। पुरुष डबल्स में मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी अपनी चुनौती पेश करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में गारंटीकृत समयबद्ध जमा बीमा भुगतान कार्यक्रम में कहा, जमाकर्ताओं को कई वर्षों से फंसा हुआ 1300 करोड़ रुपए पिछले कुछ दिनों में वापस मिला। प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करेंगे। परिसर में 23 नए भवन श्रद्धालुओं को कई सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के डिब्रूगढ़ क्षेत्रीय केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वजीत बोडका-टोकी ने 2 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली किट तैयार की। अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार के खिलाफ कल एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। अमेरिका के कई राज्यों में विनाशकारी तूफान के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। और एशियाई नौकायन चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 4 रजत सहित 6 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।